हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम हिंदी का टेस्ट 2 और सभी टेस्ट मिलाकर के 7वां टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम कोई भी अगली वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इस वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और उसी में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, जहां पर अभी तक की सभी PDF फाइल आप वहां पर एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और जिससे आप सभी प्रकार की PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका कौन है? आपके ऑप्शन है निरुपमा सेवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियवंदा और कृष्णा सोबती। 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उषा प्रियवंदा। उषा प्रियवंदा जी की जो पहला उपन्यास है ये 55 खंभे लाल दीवारें हैं। ठीक है, इसमें एक भारतीय नारी की सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं से जन्मी मानसिक यंत्रणा का ही बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे जिंदगी और गुलाब के फूल, एक काई दूसरा और रुकोगी नहीं राधा, 3 और इनकी रचनाएं हैं। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, इसका उच्चारण आगे वाले व्यंजन में से प्रभावित होता है। दूसरा ऑप्शन है, अनुस्वार नासिक के व्यंजन होता है। तीसरा ऑप्शन है, अनुस्वार इस अंक की बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है और चौथा है, इसे चंद्र बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा, आप लोग टिक करें। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, कौन सा कथन नहीं सही है। ठीक है, ऑप्शन इसका, इसके उच्चारण आगे वाले आने वाले शब्द व्यंजन से प्रभावित होते हैं। अनुस्वार नासिक के व्यंजन होता है, इसे अंक की बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है, इसे चंद्र बिंदी के रूप में लिखा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, इसे चंद्र बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है, यह उपयुक्त नहीं है। क्योंकि जो अनुस्वार चंद्र बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है ये एक ध्वनि है। इसके उच्चारण से नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंश, पंच, अंग आदि। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ड पर बिंदु लगाया जाता है। हिंदी में इनकी संख्या 5 है, जैसे ङ, ञ, ड़, न और म। ये पंचमाक्षर कहलाते भी हैं। ठीक है, तो ये नासिक के व्यंजन होते हैं, अंक की बिंदी लगती है और उच्चारण जो आगे वाले व्यंजन से प्रभावित होते हैं, लेकिन ये चंद्र बिंदी के रूप में नहीं दर्शाए जाते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हसै, दैन कहे नट जाए। ऑप्शन आपके हैं, शांत रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस। इसमें कौन सा रस दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बारे में अगर हम कहें कि जहाँ सहृदय के चित्त में रति नामक स्थायी भाव, जो कि श्रृंगार का स्थायी भाव रति होता है, रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मेघावी शब्द का अर्थ है आज्ञाकारी, दौड़ने वाला, परिश्रमी, प्रतिभाशाली। आज्ञाकारी, दौड़ने वाला, परिश्रमी, प्रतिभाशाली। मेघावी शब्द का अर्थ है
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली। मेधावी शब्द का अर्थ है प्रतिभाशाली। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास से उद्धृत है? छीड़ स्वर में बोला मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ गाय की लालसा महन में ही रह गई। यह किस उपन्यास से लिया गया है? ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं RO हाई कोर्ट के एग्जाम में आया हुआ है उत्तर प्रदेश के, वहीं से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आप लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन है गोदान, तमस, स्कंदगुप्त, लहरों के राजहंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोदान। ये सभी जो हैं जो उपन्यास से उद्धृत किए गए हैं गोदान उपन्यास से उद्धृत किए गए हैं। गोदान उपन्यास के लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा यह रचित किया गया है। ठीक है, यह उपन्यास प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसका जो प्रकाशन है यह 1936 ईस्वी में हुआ था, 1936 में। इस उपन्यास में औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत किसान की महाजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण तथा उससे उत्पन्न संत्रास की कथा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निरभिमानी शब्द में मूल शब्द क्या है? ऑप्शन है आपके मान, अभिमानी, अभिमान, मानी। ये मूल शब्द इसमें क्या है जिसके मिलने से निरभिमानी शब्द बना है? ठीक है, मान, अभिमानी, अभिमान और मानी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मान। मान शब्द जो है ये निरभिमानी शब्द में मूल शब्द है। मान मूल शब्द से बनने वाले अन्य शब्द भी हैं, जैसे माननीय हुआ, अभिमान हुआ, विद्यमान हुआ, सेव्यमान हुआ। ठीक है, चलते हम अपने अगले। आपके ऑप्शन हैं अमूर्त वर्णन, बिंब विधान, प्रतीक योजना, मानवीकरण। चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए है अमूर्त वर्णन, बिंब विधान, प्रतीक योजना, मानवीकरण। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मानवीकरण। जहाँ अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ किसी निर्जीव वस्तु को सजीव रूप में वर्णित किया जाए वहाँ जो है मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जैसे प्रकृति मुस्कुराती खड़ी कह रही थी सबक सीख लो तू मनुष्यता का अब भी। मतलब प्रकृति जो है वो मुस्कुरा करके खड़ी होकर के कह रही है, प्रकृति को मनुष्य की भांति दिखाया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन है न कोई आया न कोई गया, वह जैसे आया वैसे ही गया, वह आया और गया, वह आया तभी तो गया। चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण पूछा गया है, तो इसमें आंसर है ऑप्शन सी, वह आया और गया। हम संयुक्त वाक्य की बात कर लेते हैं कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, नहीं तो, परंतु, किंतु, लेकिन से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह आया और गया, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप लिख लें जिससे जुड़ते हैं, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, नहीं तो, परंतु, किंतु, लेकिन। इन सभी शब्दों से जो जुड़े होते हैं शब्द वो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? जो पदावली है विद्यापति जी के द्वारा जो लिखी गई है किस भाषा में लिखी गई है? आपके ऑप्शन है भोजपुरी, ब्रज, अवधी, मैथिली। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? विद्यापति द्वारा लिखी गई जो पदावली और किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन है भोजपुरी, ब्रज, अवधी, मैथिली। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी,
मैथिली मैथिली भाषा में लिखी गई है। विद्यापति जो हैं भारतीय साहित्य की शक्ति की परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक तथा मैथिली भाषा के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इनकी अहट रचनाएं हैं। ठीक है। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक गोरक्ष विजय है। ठीक, इन सब चीज़ों को आप कहीं नोट करते जाएं, जो आगामी परीक्षाओं में हो सकता है पूछे जाएं। ये सब पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैंने नहाकर पूजा की, मैंने नहा लिया है, मैंने नहाना है, मैंने स्नान नहीं किया। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मैंने नहाना है। मैंने नहाना कोई वाक्य नहीं होता, इसका जो शुद्ध है मुझे नहाना है, ये होगा। ठीक है ना। और तीनों, मैंने नहाकर पूजा की, मैंने नहा लिया है, मैंने स्नान नहीं किया, ये तीनों सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची है। ऑप्शन है आपकी कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी और कालिंदी। ठीक है, आप आंसर दीजिए। यमुना का पर्यायवाची शब्द है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कालिंदी। कालिंदी जो कि ये यमुना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। यामिनी रात्रि की पर्यायवाची शब्द है और भागीरथी जो है गंगा की पर्यायवाची शब्द है। यमुना के अन्य पर्यायवाची भी हैं जैसे सूर्य तनया, भानुजा, सूर्य सुता, तरड़ी, तनुजा। ठीक, तो इतनी यमुना की पर्यायवाची हैं। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? इंद्र का पर्यायवाची मधवा, अरविंद, मनोज, निलय। इंद्र की पर्यायवाची शब्द, तो इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन ए, मधवा। मधवा जो कि इंद्र की पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है इसके शार्दुल, केसरी, व्याघ्र, वनिता। सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है शार्दुल, केसरी, व्याघ्र, वनिता। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वनिता। वनिता सिंह की पर्यायवाची नहीं, स्त्री की पर्यायवाची शब्द है। और तीनों ये जो दिए गए हैं, ये जो हैं ये सिंह की पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन है? गलत विलोम शब्द जो युग्म में दिया गया है वो कौन सा है? इसका ऑप्शन है प्रवेश, नवेश, मूक, वाचाल, भूत, भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रवेश, नवेश। प्रवेश का अपोजिट नवेश नहीं, निकास होता है। प्रवेश का विलोम जो है वो निकास होता है। और मूक मतलब होता है कि जो वो होते हैं जो बोलते नहीं हैं। और वाचाल मतलब होता है जो बहुत बोलते हैं। भूत मतलब होता है जो बीत गया हो। भविष्य मतलब जो अभी आने वाला हो। पुरस्कार मतलब सम्मान। तिरस्कार मतलब अपमान। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उन्मूलन का विलोम है। आपके ऑप्शन हैं अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। उन्मूलन का विलोम कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रोपण, जिसे आरोपण भी कहा जाता है। उन्मूलन का विलोम आरोपण या फिर रोपण है। जबकि यहाँ विश्लेषण जो दिया गया है संश्लेषण का आपस में अपोजिट है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन है आपके प्रलय, संहार, निंदय,
दोवृत्त, कृत्रिम, विकृत। सृष्टि का विलोम शब्द है प्रलय, संहार, निंद्य, दोवृत्त और कृत्रिम, विकृत। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रलय एवं संहार। जो प्रलय संहार है यह सृष्टि का विलोम शब्द है, और निंद का जो विलोम शब्द है वह वंद होता है। दोवृत्त का विलोम शब्द सद्वृत्त होता है, और प्राकृतिक का विलोम शब्द जो है यह कृत्रिम होता है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा की अभिव्यक्ति है। साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा की अभिव्यक्ति है। आपके ऑप्शन हैं जीवन, संग्राम, विवेचना, सूचना। यह खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा की अभिव्यक्ति है। जीवन, संग्राम, विवेचना, सूचना। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जीवन। साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा थी, हिंदी थी, सदुक्कड़ी थी, अवधी थी, गुजराती थी। कबीर की जो भाषा थी वह कैसी थी? हिंदी, सदुक्कड़ी, अवधी, गुजराती। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सदुक्कड़ी भाषा जो थी वो कबीरदास की थी। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? तो साखी, शबद, रमैनी, ये 3 रचनाएं इनकी हैं, कबीरदास के द्वारा की गई हैं, और इनकी भाषा जो थी वो सदुक्कड़ी थी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इसका ऑप्शन है स, स, ह, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, च, छ, ज, झ। कौन सा ऑप्शन सही है? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स, स, ह। अब हम ऊष्म व्यंजन जान लेते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ऑप्शन में है स, स, ह। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय, ऑप्शन आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय किसके साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रिया के साथ। क्रिया के साथ जो है कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। क्रिया या धातु के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चलना में चल धातु में आना प्रत्यय लगा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खांसी का तत्सम रूप है। ऑप्शन है खाती, कास, खनी, खरजू। खाती, कास, खनी, खरजू। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कास। खांसी का जो तत्सम रूप है वह कास है, और खाई का तत्सम रूप ये खाती है। खाई का तत्सम रूप खाती है। खान का तत्सम रूप खनी है। खान का तत्सम रूप खनी है, और खुजली का तत्सम रूप खरजू है। ठीक, इन चारों को ध्यान से देख लीजिए। खांसी का तत्सम रूप कास है, खाई का तत्सम रूप खाती है, खान का तत्सम रूप खनी है, और खुजली का तत्सम रूप खरजू है। ठीक है, अतः बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गाभिन का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए गर्भिणी, गणेश, गर्भिन, गर्भन। गाभिन का तत्सम रूप है गर्भिणी, गणेश, गर्भिन, गर्भन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गर्भिणी। गर्भिणी जो कि गाभिन का तत्सम रूप है, और गणेश शब्द का तत्सम रूप गणेश है। ठीक है,
चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप है? आपके ऑप्शन है संध्या, दुग्ध, शील, शय्या। तद्भव रूप पूछा गया है जिसमें ऑप्शन है संध्या, दुग्ध, शील, शय्या। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शील। शील तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द जो है शिला है। शिला मीन्स पत्थर होता है। शेष जो बचे हैं संध्या, दुग्ध, शय्या, शेष तत्सम रूप है। जैसे दुग्ध का तत्सम रूप दूध होता है, ठीक है। संध्या का तत्सम रूप सांझ होता है। शय्या का तत्सम रूप सेज होता है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है आपके गौर से देखना, मन से खटकना, सहन न कर पाना और वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है गौर से देखना, मन से खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मन से खटकना। मतलब आँखों में गड़ना मतलब मन से खटकना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूल का तत्सम रूप है। ऑप्शन है आपके पुहुर, पुष्प, प्रसून, सुमन। तो इसका आंसर है फूल का तत्सम रूप जो है यह पुष्प है। और जो पुहुप, प्रसून ये और सुमन इसके पर्यायवाची शब्द हैं। और फूल का जो तत्सम रूप है वो पुष्प है, ठीक है। पुहुर, प्रसून, सुमन ये तीनों जो हैं ये पर्यायवाची शब्द फूल के ही हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ऑप्शन है आपके कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र के जो विशेषण हैं वह कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेधावी, ठीक है। ये मेधावी जो छात्र होते हैं वह प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है या फिर विशेषता कह सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन है मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी। मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मराठी। मराठी हिंदी की नहीं, महाराष्ट्र राज्य की बोली है। हिंदी की जो उपभाषा है वह पश्चिमी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी को हम लोग ABC करके याद कर लेते हैं। A फॉर अवधी, B फॉर बघेली, C फॉर छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी को मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी। और फिर दो हिंदी और आती है जैसे बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली और मगही आती है। पहाड़ी हिंदी में नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी आती है। जिसमें पूछा गया है कौन उपभाषा नहीं है, तो इसका आंसर है मराठी। मराठी उपभाषा न होकर के महाराष्ट्र राज्य की जो है वह बोली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका ऑप्शन है साधुओं की संगत छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, ठीक है। इसका जो सही अर्थ है वह है कि वांछित कार्य को छोड़ करके अन्य कार्यों में लग जाना। मतलब ये होता है कि मूल उद्देश्य को छोड़ करके दूसरे कार्यों की तरफ ध्यान आकृष्ट कर लेना, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है, देखी सुदामा दीन दशा करुणा करिकै करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? देखी सुदामा दीन दशा करुणा करिकै करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? ऑप्शन है वियोग श्रृंगार, रौद्र, करुण, शांत।
वियोग श्रृंगार, रौद्र, करुण, शांत। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, करुण रस। इसमें क्या है, करुण रस है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दशा देख करके अपने आंसू बहा रहे हैं। जहाँ नायक और नायिका के विरह या फिर बिछड़ने का वर्णन हो, वियोग श्रृंगार कहा जाता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी सीता मृगनयनी। यह जो है ये वियोग श्रृंगार का एग्जाम्पल है। रौद्र रस का जो है ये जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इह ब्रह्मांड उठावो। यह रौद्र रस लक्ष्मण जी के द्वारा कहा गया रामचंद्र जी से कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कंदुक मतलब एक गेंद के समान हम ब्रह्मांड को उठा लें। ठीक है। और शांत रस का मोहन महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्र सभ्यता सम्यकता न लहै। यह शांत रस का एग्जाम्पल है। तो इसमें देखी सुदामा दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, यह करुण रस है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, वह क्या कर रहा है, कैसा वाक्य है। प्रश्नवाचक, साधारण, निषेधात्मक, संबंधवाचक। वह क्या कर रहा है, क्या शब्द आया है इसमें, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक है, तो ऑप्शन ए प्रश्नवाचक शब्द है। अगर क्या नहीं, कुछ नहीं आता तो साधारण होता। अगर नहीं शब्द आता कि वह क्या नहीं कर रहा है तो निषेधात्मक हो जाता, और किसी से संबंध लगा हुआ दिखाता तो संबंधवाचक होता। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ 30 क्वेश्चंस थे। अब फिर अगले दिन अगले टेस्ट के साथ मिलते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और मित्रों तक ये पहुंच सके। इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वहीं पे टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, जिससे आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और सारी PDF और वीडियोज को एक साथ पा सकते हैं। थैंक यू।